जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको केवल मैथ अर्थात गणित ही नहीं बल्कि विज्ञान अर्थात साइंस और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए मैथ अर्थात गणित का एक्सरसाइज 1.1 अर्थात प्रश्नावली 1.1। दोस्तों, इस अध्याय से रिलेटेड एक अन्य वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें हमने इस अध्याय के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, कोई भी चैप्टर हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वह बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जिसका प्रश्न संख्या 1 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है दोस्तों? HCF, जिसे हिंदी में कहते हैं मासा। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसका प्रयोग करना है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका HCF ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आया है? HCF, और एक दूसरा होता है दोस्तों LCM। तो पहले हम समझ लेते हैं कि HCF और LCM क्या होता है, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्या है? HCF, और इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं मासा। ठीक है दोस्तों, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे लिख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, सी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हिंदी में इसे दोस्तों कहते हैं मासा। तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, और एक दूसरा होता है LCM, जिसे हिंदी में कहते हैं लासा। तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट, या फिर हम कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन। और दोस्तों यम से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। और हिंदी में इसे हम कहते हैं लासा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर LCM, यल मतलब ला, तो इसे क्या कहेंगे? लासा। और यहाँ पर क्या है? HCF, तो जो दूसरा बच गया उसे हम क्या कह देंगे दोस्तों? मासा। तो याद करने का तरीका यह है कि यहाँ पर LCM, यल अर्थात ला आया है, तो ला से क्या हो जाएगा दोस्तों? लासा। और जो दूसरा बच जा रहा है HCF, उसे क्या कह देंगे दोस्तों? मासा। तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। और हिंदी में कहते हैं लासा। हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों, यहाँ पर समापवर्तक है अर्थात फैक्टर, गुणनखंड, जबकि यहाँ पर क्या है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। तो इसे हम क्या कहेंगे? समापवर्त। ठीक है दोस्तों, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक। जबकि LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट, या फिर हम लोवेस्ट कह सकते हैं कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं लासा। यल से क्या हो जाएगा दोस्तों? ला अर्थात लासा, जिसे हिंदी में कहते हैं अर्थात जिसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लघुत्तम समापवर्त। तो दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसके फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF, हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? केवल HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और HCF अर्थात मासा को ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। दोस्तों, HCF और LCM ज्ञात करने की कई विधियां हैं, बट यहाँ पर जो हम विधि अपनाएंगे उसका नाम क्या है दोस्तों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा केवल दो संख्याओं का HCF अर्थात मासा ही ज्ञात किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा लासा अर्थात LCM ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.2 में
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF अर्थात मासा और LCM अर्थात लासा दोनों को ज्ञात करना सीखेंगे। बट इन दिस एक्सरसाइज अर्थात इस एक्सरसाइज में हम केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ही ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं फुल फॉर्म आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना आपको सिखाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इन दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक होता है और दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोस्तों इन दोनों में क्या अंतर होता है इसे इसके फर्स्ट वीडियो में अर्थात बेसिक वाले वीडियो में बताया गया है, तो आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देते हैं। दोस्तों एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है दोस्तों, नाम से ही क्या पता है दोस्तों, प्रमेयिका अर्थात यह एक प्रकार का प्रमेय होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R और जो R का मान होता है यह या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, किंतु सदैव B से छोटा होगा। दोस्तों यहाँ पर A, B, Q और R क्या है इसे समझ लीजिए। A को हम कहते हैं भाज्य, ठीक है दोस्तों, B को कहते हैं भाजक गुणे Q को क्या कहते हैं भागफल और प्लस R को क्या कहते हैं शेषफल। अर्थात एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बीच जो प्रमेय संबंध बताता है उसे ही हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, या हम इसे कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यह एक प्रकार का प्रमेय है। किंतु दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का मतलब दोस्तों होता है तरीका अर्थात मेथड। तो जब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं तो इस मेथड को अर्थात इस तरीके को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे तो ये जो प्रोसेस है यह जो विधि है उसे ही हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, अर्थात हम इस प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले का हल कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या है, 135 और 225। ठीक है दोस्तों, इसका हल कर लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे इन दोनों संख्याओं में बड़ा क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 225 जो है वह ग्रेटर देन है अर्थात बड़ा है किससे दोस्तों, 135 से, अर्थात इस प्रकार है। हम इसे पढ़ेंगे यहाँ, ये 225 इज ग्रेटर देन 135 है। ठीक है दोस्तों, जो बड़ा है दोस्तों वह हमारा क्या होगा, भाज्य, और जो छोटा है उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, भाजक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसलिए क्या लगा देंगे, किससे कहा गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। अगर हम इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला भी यही रहेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या इसी को हम कह सकते हैं a बराबर BQ प्लस R। दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बड़ा है वो क्या होगा, भाज्य होगा।
तो यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा 225, और भाजक जो छोटा है अर्थात 135 क्या हो जाएगा भाजक। अर्थात दोस्तों हमें 135 से 225 में भाग देना है। जब भी हम एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो होता है उसे हम कहते हैं भाजक, और यहाँ जो होता है उसे हम कहते हैं भाज, और जितनी बार हम भाग देते हैं उसे कहते हैं भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा क्या है दोस्तों 225, अर्थात हम 225 में भाग देंगे अर्थात ये भाज्य रहेगा, और छोटा क्या है 135, अर्थात 135 से हम भाग देंगे, इसलिए क्या होगा दोस्तों भाजक होगा। तो भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ 135 है, यहाँ 225, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा, अर्थात 1 बार जाएगा। तो 135 से कम 135, घटा देते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0, हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बच जाएगा 9। तो कितनी बार हम लेकर गए दोस्तों 1 बार, अर्थात भागफल क्या हो जाएगा 1, प्लस शेषफल क्या बच गया दोस्तों 90, तो शेषफल आ गया है हमारा 90। दोस्तों यहाँ पर शेषफल क्या है 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इसको हल करते हुए चलेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, अब जो भाजक है वह कहाँ आ जाएगा दोस्तों भाज्य के स्थान पे, अर्थात 135 अब यहाँ चला आएगा, और जो शेषफल है वह चला आएगा भाजक के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, तो जो भाजक रहेगा वो यहाँ चला आया, और जो शेषफल था वह भाजक के स्थान पर आ गया, अर्थात अब हम इस शेषफल से किस में भाग देंगे दोस्तों भाजक में, अर्थात अब 90 से भाग देंगे हम 135 में। ठीक है दोस्तों, अब हम 90 से भाग देंगे 135 में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार ही जाएगा, तो 90 एक कम 90, घटा देते हैं, 5 में से 0 जाएगा 5, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 4, तो हो गया कितना 45। अब की बार कितनी बार ले गए दोस्तों 1 बार, अर्थात भागफल क्या हो जाएगा 1, प्लस प्लस शेषफल, शेषफल क्या बचा है दोस्तों 45, तो प्लस हो जाएगा 45। शेषफल अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे दोस्तों, जो भाजक है वह भाज्य के स्थान पे चला आएगा, अर्थात 90 यहाँ चला आएगा, बराबर जो शेषफल है वह भाजक के स्थान पे आ जाएगा, अर्थात 45 यहाँ आ जाएगा। अर्थात अब जाकर हमें 45 से 90 में भाग देना है, तो हम 45 से किस में भाग देंगे दोस्तों 90 में, तो 45 यहाँ रहेगा, यहाँ लिख लेंगे 90, कितनी बार जाएगा 2 बार, 45 दूना 90, और शेषफल यहाँ पर क्या आ गया है दोस्तों शून्य आ गया है, तो कितनी बार लेकर गए 2 बार, तो गुणे कितना हो जाएगा 2, प्लस शेषफल क्या बच गया है दोस्तों शून्य, अर्थात 0, तो हमने शेषफल 0 लिख दिया। दोस्तों यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इस समय भाजक क्या है दोस्तों 45 है, तो जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए उस स्थिति में, उस पोजीशन में जो भाजक होता है वही उन दोनों संख्याओं का HCF होता है, अर्थात 225 और 135 का HCF क्या आ गया दोस्तों 45। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य अर्थात 0 शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है। इस स्थिति में भाजक क्या है दोस्तों 45 है, इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः 225 और 135 का HCF अर्थात मासा क्या हो जाएगा दोस्तों 45, अतः 225 और 135 का HCF या हम कह सकते हैं मासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 45। तो इस प्रकार हमने 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा HCF ज्ञात कर लिया है। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा।
आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब सेम इसी प्रकार हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। दूसरे का हल या फिर दूसरे का सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। क्या है दोस्तों, 196 और 38,220। तो उसी प्रकार लगाएंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ 38,220 इज ग्रेटर देन 196, अर्थात 38,220 किससे बड़ा है दोस्तों, 196 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ठीक है दोस्तों, क्या होता है वही फार्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, या हम कह सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो भाज्य क्या होगा दोस्तों, जो बड़ा रहेगा, अर्थात 38,220 भाज्य हो जाएगा, और भाजक क्या होगा, जो छोटा रहेगा, अर्थात 196 भाजक हो जाएगा। अर्थात 196 से हमें किस में भाग देना है दोस्तों, 38,220 में। तो यहाँ पर भाग दे देते हैं, 196 से हमें भाग देना है 38,220 में। ठीक है दोस्तों, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 196, यहाँ पर कितना लेटर है दोस्तों, कितना अक्षर है, 3, तो 3 अंक यहाँ पर भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग देने में सरलता होगी। यहाँ पर हम पहले 3 अंक ले लेंगे, अर्थात 382 ले लेंगे। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, हो सकता है 2 बार चला जाए, बट 2 बार ले जाएंगे दोस्तों तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। 1 बार ले जाते हैं तो 196 एकम 196। ठीक है दोस्तों, घटा देते हैं, हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा दोस्तों 7, यहाँ से हासिल लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8 बच गया, जबकि यहाँ पर बचा है 2, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 186 आ गया है। दोस्तों अभी इससे सब में भाग नहीं गया है, जब सब में भाग चला जाएगा तब जो बचेगा फिर उससे इसमें भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर अभी कितना अंक बचा हुआ है, 2 और 0, 2 अंक बचा हुआ है। तो 2 को नोट कर लेंगे, कितना हो गया दोस्तों 1862। यहाँ पर कितना है 196। तो दोस्तों 196 से अब 1862 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, यह जाएगा 9 बार। तो 9 बार ले जा करके देखते हैं दोस्तों, आप बारी बारी से गुणा करके देखेंगे कि कितनी बार जाएगा। तो 9 बार ले जाते हैं, 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17। घटा देते हैं दोस्तों, हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर क्या बचा 5, हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया 7, 7 7 कट गया और 1 1 कट गया। तो कितना बच गया है दोस्तों 98, और यहाँ पर क्या है 0 अर्थात 0, इसको भी अब हम नोट कर लेंगे। अब हमें 196 से 980 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार ले जाएंगे तो 5 छक 30, हाँ 5 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 बार ले गए, अर्थात 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 5 4 9। तो यहाँ पर दोस्तों शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अर्थात एक स्टेप में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया। क्योंकि दोस्तों अभी तक हम इससे सभी संख्याओं में ही भाग दे रहे थे, सभी संख्याओं में भाग देने के बाद अगर शेषफल बचता है तब उससे हम फिर भाजक में भाग देते हैं। तो कितनी बार हम ले गए दोस्तों 195 बार, तो गुणे हो जाएगा 195 प्लस शेषफल क्या आ गया है दोस्तों 0 आ गया है, तो प्लस हमने लिख दिया 0। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टेप में अर्थात एक ही चरण में शेषफल 0 आ गया है। तो इस स्थिति में भाजक क्या है दोस्तों 196। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए 38,220 और 196 का HCF, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 196, क्योंकि इस समय भाजक क्या है दोस्तों 196। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है।
इस स्थिति में भाजक 196 है, इसलिए 38,220 और 196 का HCF क्या आ जाएगा दोस्तों 196। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 38,220 कामा 196 कितना आ गया दोस्तों 196, अर्थात इन दोनों का HCF आ गया है 196। दोस्तों इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब तीसरे का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, अर्थात अब करेंगे हम तीसरे का हल या फिर इसी को कहेंगे दोस्तों तीसरे का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्या है 867 और 255, तो लिखेंगे उसी प्रकार पहले यहाँ 867 इज ग्रेटर देन 255, अर्थात 867 बड़ा है किससे दोस्तों 255 से, इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, फिर हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या दोस्तों हम कह सकते हैं A बराबर BQ प्लस R, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बड़ा क्या है दोस्तों 867, अर्थात यह हो जाएगा भाज्य, छोटा क्या है 255, अर्थात यह हो जाएगा दोस्तों भाजक। अब हम दोस्तों 255 से 867 में भाग देंगे, तो भाग करके यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन के सामने ही जहाँ आप सॉल्यूशन करिएगा दोस्तों उसके सामने इसे भी लिख लीजिएगा, अर्थात भाग वाला भी दर्शा दीजिएगा। तो 255 से हमें 867 में भाग देना है, कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 चौक 8, 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 बार ले जाकर देखते हैं दोस्तों, 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, अर्थात 3 बार चला गया है। घटा देंगे दोस्तों, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, अर्थात शेषफल क्या आ गया दोस्तों 102। तो यहाँ पर इस रूप में लिख लेंगे गुणे भागफल कितना है दोस्तों 3 है, तो गुणे हो जाएगा 3 प्लस शेषफल कितना है 102। तो दोस्तों शेषफल यहाँ 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या चेंजिंग होगा दोस्तों 255 यहाँ चला आएगा, बराबर जो शेषफल है वह भाजक के स्थान पे चला आएगा, अर्थात 102 यहाँ आ जाएगा। अर्थात अब हमें इस शेषफल से इस भाजक में भाग देना है, अर्थात हम कह सकते हैं 102 भागे 255, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार लेकर जाएंगे, हाँ 2 बार चला जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, 2 दूना 4, 0 में करेंगे 0, 2 1 कम 2, घटा देंगे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 2 कट जाएंगे, तो कितनी बार ले गए दोस्तों 2, अर्थात भागफल क्या हो जाएगा 2 प्लस शेषफल, शेषफल क्या है दोस्तों 51, तो लिख लेंगे 51। तो यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। फिर वही प्रक्रिया होगी, 102 यहाँ चला आएगा, बराबर जो 51 है शेषफल वह भाजक के स्थान पे चला आएगा, अर्थात अब हम 51 से 102 में भाग देंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पर 51 से अब हम 102 में भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 51 दूना 102, अर्थात 2 बार ले जाएंगे तो 102 आ जाएगा और शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो कितनी बार ले गए दोस्तों 2 बार, तो गुणे हो जाएगा 2 प्लस 51 दूना 102 और 102 में से 102 गया, कितना शेषफल बचा दोस्तों 0। तो इस प्रकार आप लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है अर्थात 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है। इस स्थिति में भाजक क्या है दोस्तों 51 है, तो इसलिए 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 51, तो लिख सकते हैं इसलिए 867 और 255 का HCF या हम कह सकते हैं मासा क्या हो गया दोस्तों 51, क्योंकि इस समय भाजक क्या है 51। या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं HCF ऑफ 867 कामा 255 बराबर 51। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF किस प्रकार ज्ञात किया जाता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर का या 4 नंबर का कह दिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है दोस्तों प्रश्न संख्या 2? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कहा गया है दोस्तों? धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q क्या है दोस्तों? कोई पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है, अर्थात दोस्तों सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों पहले हल या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या कहा गया है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले दोस्तों इसे हम मान लेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है दोस्तों? स्मॉल a है, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों? a बराबर bq + r होता है। तो हमने इसे क्या मान लिया कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है दोस्तों? स्मॉल a है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है? 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों? a बराबर bq + r। तो यहाँ पर क्या होता है? bq, जबकि यहाँ क्या है? 6q 6q 6q, अर्थात b के स्थान पे क्या है दोस्तों? 6 है, अर्थात b के स्थान पे क्या है? 6 है। तो लिख सकते हैं तथा b बराबर 6 है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए एक शर्त भी होता है कि जो r का मान होता है यह या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, किंतु सदैव b से अर्थात इस वैल्यू से छोटा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें क्या है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, अर्थात b के स्थान पे क्या है दोस्तों? 6 है। तो जो r का मान होगा वह b से छोटा होगा, अर्थात r का मान 0 से कहाँ तक होगा दोस्तों? 5 तक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तथा r बराबर क्या होगा दोस्तों? 0 से स्टार्ट होकर के b से कम अर्थात 6 से कम कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है दोस्तों, जब हम प्रमेयिका का इस्तेमाल करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, अर्थात लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्तों? a बराबर bq + r, या हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पर दोस्तों यहाँ पर हमें इस रूप में सिद्ध करना है, इसलिए a बराबर bq + r ही यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर b बराबर क्या है? सब में 6 है, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा, b के स्थान पर रख देंगे 6, अर्थात 6q + r। r तो दोस्तों एक वैल्यू तो है नहीं, या 0 से लेकर 5 तक है। तो इस इक्वेशन में दोस्तों, इस समीकरण में हम r का जो मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसे बारी बारी से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए पहले क्या रखेंगे? r बराबर 0 रखने पर इस इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, तो r बराबर 0 रखने पर 0 रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक सिंबल होता है चूंकि का और एक सिंबल होता है इसलिए। दोस्तों अगर 2 डॉट ऊपर है और 1 डॉट नीचे तो इसे कहते हैं चूंकि।
जब हम किसी फार्मूले का यूज करते हैं तो वहाँ पर चूंकि का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसी का उल्टा होता है, एक डाट अगर ऊपर है 2 डाट नीचे है तो इसे कहते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या r बराबर 0 रख रहे हैं तो लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 रखने पर। तो इसमें r बराबर 0 रखेंगे दोस्तों क्या होगा, इसलिए a बराबर 6 है तो 6 ही रहेगा, q है तो q ही रहेगा, प्लस r के स्थान पे हमने क्या रख दिया 0। तो अगर r के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, और 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही आएगा। 6 क्या है दोस्तों, सम है, तो लिखेंगे जो कि सम है, जो कि सम है। फिर लिखेंगे दोस्तों चूंकि r बराबर क्या रखेंगे अब 1, ऐसे ही कहाँ तक रखेंगे दोस्तों 5 तक। तो r बराबर 1 रखने पर, इसलिए इसमें r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। तो a बराबर 6q प्लस 1। अब फिर आगे कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर चूंकि r बराबर क्या रखेंगे दोस्तों अब 2, इसी प्रकार 5 तक रखेंगे तो 2 रखने पर, इसलिए क्या है दोस्तों समीकरण, a बराबर 6q प्लस r, तो r के स्थान पे हमने रख दिया 2। ये क्या है दोस्तों, अगर हम 6 जो कि सम है इसमें 2 अगर सम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सम ही प्राप्त होगा, जो कि सम है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों 6q प्लस 1, अगर सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि विषम है, और यहाँ पर लिखेंगे जो कि सम है, सम है। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि r बराबर 2 तक हमने रख दिया है, 3 4 5 रखेंगे तो r बराबर 3 रखने पर, इसलिए इसमें रख देंगे r बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। तो a बराबर 6q प्लस 3, जो कि क्या है दोस्तों 3 क्या है विषम है ना, तो जो कि विषम है। फिर चूंकि r बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, अब 4 रखेंगे, उसके बाद 5, तो 4 रखने पर क्या होगा, इसलिए a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा। तो 6q प्लस 4, 4 क्या है दोस्तों सम है, तो जो कि सम है। फिर लिखेंगे चूंकि r बराबर लास्ट वाला रख देते हैं दोस्तों 5, r बराबर 5 रखने पर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6q प्लस 5, इसी में हम r का मान रख रहे हैं। तो 6q प्लस 5, और 5 क्या होता है दोस्तों विषम संख्या होती है, तो ये क्या लिख देंगे जो कि विषम है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने 5 तक रख दिया है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं क्या कहा गया था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6q प्लस 1 प्राप्त हुआ है, फिर यहाँ पर 6q प्लस 3 भी प्राप्त हुआ है, और 6q प्लस 5 भी प्राप्त हुआ है। अर्थात किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसी प्रकार लिख देंगे नीचे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या कहा था क्वेश्चन में, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब दोस्तों जुलूस निकालना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अर्थात जुलूस निकालना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? क्या पूछा गया है दोस्तों? अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले दिया गया है 616 सदस्य, उसके बाद दिया गया है 32 सदस्य। ठीक है दोस्तों, और हमें ज्ञात करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। दोस्तों पूछा गया है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब होता है HCF, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों हमें यहाँ 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। दोस्तों अभी हमने सीखा कि HCF किस प्रकार ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने का एक तरीका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और दोस्तों दूसरा भी तरीका है जिसके बारे में हम प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। और दोस्तों उसी विधि द्वारा हम LCM भी ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, अर्थात हम 616 और 32 का HCF यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसका हल कर लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं दोस्तों, यहां पर लिख लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। चूंकि हमें उन स्तंभों की अधिकतम ज्ञात करनी है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जिनमें वे मार्च दोस्तों होता है, मार्च का मतलब होता है जुलूस निकालना, मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः हमें इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। अतः हमें 616 और 32 का HCF मतलब मासा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो HCF किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, पहले लिखते हैं। यहां कौन सी संख्या बड़ी है दोस्तों, 616 बड़ी है किससे, 32, इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो लिख देंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ठीक है दोस्तों, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, या फिर हम कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो लिख लेते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में बड़ा क्या है, 616, अर्थात 616 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो 616 हो गया भाज्य, और जो छोटा है वो क्या होगा दोस्तों, भाजक, अर्थात 32 हो जाएगा भाजक। अर्थात हमें 32 से 616 में भाग देना है, तो यही इसके सामने हम भाग दे देते हैं। तो 32 से भाग देना है दोस्तों 616 में, अर्थात ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ 32 है, यहाँ 61, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 32 दूना 64 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 1 बार ले जाएंगे तो 32 से कम 32। घटा देते हैं, हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 5, 5 में से 3 गया 2, तो आ गया है 29। बट दोस्तों अभी सब में भाग नहीं गया है, जब सब में भाग चला जाएगा तब उसे यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद जब शेषफल बचता है तब उससे हम फिर से भाजक में भाग देते हैं। तो दोस्तों अभी क्या बचा हुआ है, 6 को नोट कर लेते हैं, कितना हो गया 296। अब 32 से हमें भाग देना है 296, कितनी बार जाएगा दोस्तों। इसे हल करने का सरल तरीका यह है कि एक अंक यहाँ छोड़ दे रहे हैं तो एक अंक यहाँ से भी, अर्थात 3 से 29 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 3 9 27, अर्थात 9 बार जा सकता है। तो 9 बार ले जाकर देखेंगे दोस्तों, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1,
9 त्रिक 27 और 1 28। ठीक है दोस्तों, अर्थात चला गया है। अब घटा देंगे, हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 गया 8। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों 8, 8 8 कट जाएंगे और 2 2 कट जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 32 से 616 में अर्थात सभी संख्याओं में भाग दे दिया। तो शेषफल क्या बचा है दोस्तों 8 बचा है। अब इसे यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, भागफल कितना आया है 19, अर्थात हो जाएगा गुणे 19 प्लस शेषफल कितना आ गया है दोस्तों 8। तो हमने लिख लिया शेषफल 8। दोस्तों यहाँ शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह प्रक्रिया हम फिर से रिपीट करेंगे। अब क्या होगा, जो भाजक था वह भाज्य के स्थान पे चला आएगा, अर्थात 32 यहाँ चला आएगा, और जो शेषफल था वह भाजक के स्थान पे चला आएगा, अर्थात 8 जो है दोस्तों वह यहाँ चला आएगा। अर्थात अब जाकर हम 8 से 32 में भाग देंगे, या यहाँ पर हम कह सकते हैं अब हम शेषफल से भाजक में भाग देंगे। तो 8 भागे क्या हो जाएगा दोस्तों 32। कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 चौक 32। तो इस प्रकार शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर भागफल कितना है दोस्तों 4, तो हो जाएगा गुणे 4 प्लस शेषफल क्या आ गया 0, तो हमने 0 लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इस स्थिति में भाजक क्या है दोस्तों 8 है, अर्थात 616 और 32 का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो आप लिखेंगे पहले, चूंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है, और इस स्थिति में भाजक क्या है दोस्तों 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF, अतः 616 और 32 का HCF कितना आ गया दोस्तों 8। तो हम कह सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा गया है दोस्तों, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इसका हल कर लेते हैं, अर्थात सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या कहा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, हमें प्रयोग करना है किसका दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। दर्शाइए कि अर्थात सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पहले हम मान लेंगे दोस्तों कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, स्मॉल a है। हम a के स्थान पे स्मॉल x भी मान सकते हैं, पर दोस्तों हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r। तो इसलिए हम धनात्मक पूर्णांक को a मान लेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कोई क्या कहा गया है, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है। ठीक है दोस्तों, कहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हम जानते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = bq + r, और जो r का मान होता है यह 0 से या तो बड़ा होता है या तो 0 के बराबर, और सदैव b से छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक क्या है, m के लिए 3m या 3m + 1। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फार्मूला a = bq + r। यहाँ पर पूर्णांक q के लिए होता है, जबकि यहाँ किसके लिए, पूर्णांक m के लिए है, अर्थात q और m बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, bq + r है, यहाँ 3m + 1 है। तो इसका अगर इससे हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो b के स्थान पे क्या है दोस्तों 3 है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है तथा b बराबर क्या है दोस्तों 3 है, इसलिए r का मान क्या होगा दोस्तों, r का मान सदैव
0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। तो b का मान कितना है 3, अर्थात r का मान कहाँ तक होगा 0 से लेकर 2 तक। इसलिए r बराबर हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि b का मान कितना है 3। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, या हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्या हो जाएगा दोस्तों, होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान यहाँ पर कितना है 3 रख देंगे, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एक समीकरण। अब इसमें r का मान दोस्तों बारी बारी से रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2। यह दोस्तों क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह ही है, केवल यहाँ पर मान को रखने के बाद उसका वर्ग भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे चूंकि r बराबर क्या रखेंगे पहले 0, तो r बराबर 0 रखने पर रख देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों a बराबर 3q प्लस r का मान क्या होगा 0, तो 3q प्लस 0, या a बराबर 3q में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3q ही होगा। तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिया a बराबर 3q। कहा क्या गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अर्थात अब जाकर हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे दोस्तों वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, कर देते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों स्क्वायर कर देना, और यहाँ 3q 2 अंक है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर क्या आ गया है दोस्तों 9q स्क्वायर। बट हमें सिद्ध क्या करना है 3m, अर्थात इसे 3 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 3 गुणे 3q स्क्वायर इसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखिए 3 त्रिका 9q स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने 3 गुणे 3q स्क्वायर के रूप में इसे लिख दिया, क्योंकि हमें 3m लाना है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे यम, क्योंकि 3q स्क्वायर भी क्या है पूर्णांक है, तो इसे हमने मान लिया स्मॉल यम। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे चूंकि यम बराबर हमने क्या मान लिया है दोस्तों 3q स्क्वायर, तो इसे मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पहले पूर्णांक के वर्ग को 3m के रूप में लिख दिया है। अब इसमें हम r के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और उसे 3m + 1 के रूप का लिखकर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं। चूंकि क्या लिखेंगे दोस्तों, अब r बराबर 0 हम रख चुके हैं, अब r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर क्या होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे कितना रखना है 1, तो क्या हो जाएगा +1। अब क्या करेंगे दोस्तों, कहा गया है पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों कर देते हैं, तो क्या होगा a स्क्वायर अर्थात a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1, यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 अंक है, 2 अंकों का योग है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ दोस्तों फार्मूला लिख देते हैं, चूंकि क्या होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये क्या है 3q + 1 का होल स्क्वायर अर्थात a + b का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर अर्थात 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2 गुणे a के स्थान पे क्या है 3q गुणे b के स्थान पे क्या है दोस्तों 1, या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस इसका गुणा करेंगे 2 तिया 6q और 6q का 1 में गुणा करेंगे तो 6q ही आएगा। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस पहले किसको लिख लेते हैं दोस्तों q वाले को, प्लस 6q और प्लस 1,
हमें किस रूप में लिखना है दोस्तों, दूसरे वाले को 3m+1 के रूप का। तो इसे इस रूप का बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, a² बराबर यहाँ पर +1 हमारे पास है, इसे किस रूप में बनाना है, 3m के रूप का। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 3 त्रिका 9 अर्थात 3q² बचेगा प्लस 3 दूनी 6, 2q बचेगा। तो इसे 3m+1 के रूप का बनाने के लिए हमने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया और +1 हमें चाहिए तो +1 को हमने वैसे ही रहने दिया। अब क्या होगा दोस्तों, a² बराबर इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, अर्थात हो जाएगा 3m+1। यहाँ लिख देंगे, चूंकि हमने m को क्या मान लिया है, 3q² + 2q, क्योंकि यह भी क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। तो m बराबर हो जाएगा 3q² + 2q। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कहा गया था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों हमने धनात्मक पूर्णांक को क्या माना था, a, और जब a का हमने वर्ग किया अर्थात स्क्वायर किया तो हमें 3m भी प्राप्त हो गया है, और जब a का हमने स्क्वायर किया अर्थात वर्ग किया तो हमें 3m+1 भी प्राप्त हो गया है। इसे हमने मान लिया है समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या कहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का दोस्तों, किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने सिद्ध किया कि पूर्णांक का वर्ग 3m और उसी पूर्णांक का वर्ग 3m+1 के रूप का भी है। तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5वां भी है, वहां पर केवल हमें घन करना रहेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब करना है। यहाँ पर 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो दोस्तों जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को लगाया उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। यहाँ पर केवल क्या करना है दोस्तों, घन करना है और वहां पर वर्ग करना था अर्थात स्क्वायर करना था। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम मान लेंगे, क्या कहा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो पहले हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है। तो हो जाएगा माना कोई धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 9m+1 या 9m+8 है, अर्थात b के स्थान पे क्या है दोस्तों, 9। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है दोस्तों, a बराबर bq + r, और जो r का मान होता है यह या तो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर, बट सदैव b से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, a बराबर bq + r, और यहाँ हम देख सकते हैं 9m+1 9m+8 है। दोस्तों ये जो फार्मूला होता है क्यू पूर्णांक के लिए होता है, और यहाँ पर हमें जो पूर्णांक दिया गया है वह क्या दिया गया है, m, अर्थात m के स्थान पे क्या दिया है, q। तो यहाँ m के पहले क्या है दोस्तों, 9 है, और यहाँ पर q के पहले क्या है दोस्तों, b है, अर्थात यहाँ bq + r है। यहाँ 9m या 9m+1 है, अर्थात हम कह सकते हैं b बराबर क्या है दोस्तों, 9 है।
तो दोस्तों यदि हम b का मान 9 मान लेते हैं तो r का मान कहाँ होगा, b से कम अर्थात 0 से लेकर 8 तक होगा। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, b बराबर 9 ना मानकर ऐसा कुछ मानेंगे कि उसके पहाड़े में क्या आ जाए दोस्तों, 9 आ जाए। अर्थात अगर हम b बराबर 3 मान लेते हैं तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 त्रिका 9। तो दोस्तों यहाँ हम b को 9 ना मानकर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। दोस्तों b को 9 मान करके भी लगाया जा सकता है, बट इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा अंक मान लेंगे जिससे 9 डिवाइड हो। तो 3 से 9 डिवाइड होगा अर्थात कटेगा। तो यहाँ पर मान लेंगे दोस्तों तथा b बराबर कितना मान लेंगे, 3। ठीक है दोस्तों, रहने को यहाँ पर कितना है, 9 है, लेकिन 9 रखने पर इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा अर्थात बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने ऐसा अंक मान लिया जिससे 9 डिवाइड हो जाए अर्थात हमने 3 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, जब b बराबर 3 है तो r का मान कहाँ तक होगा दोस्तों, 0 से लेकर 2 तक। इसलिए r बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसलिए क्योंकि कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है दोस्तों, a बराबर b क्यू प्लस r, और b बराबर यहाँ हमने क्या माना है दोस्तों, 3 माना है। तो रख देंगे क्या हो जाएगा, a बराबर 3 क्यू प्लस r। अब r का मान क्या है दोस्तों, 0 1 2 इस प्रकार है, तो पहले 0 रखेंगे, जो आएगा उसका क्या करेंगे दोस्तों, घन करेंगे अर्थात क्यूब करेंगे। उसके बाद 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो दोस्तों लिख लेते हैं, ये हमारा एक समीकरण बन गया है। लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान क्या है, 0। तो 0 अगर जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा अर्थात a बराबर हो जाएगा 3q। तो हमने पूर्णांक प्राप्त कर लिया है, बट दोस्तों हमें क्या करना है, घन करना है अर्थात दोनों तरफ का क्यूब करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर कर देते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, a का घन अर्थात a का क्यूब बराबर यहाँ पर 2 अंक है तो 3q का होल क्यूब अर्थात होल घन, या a क्यूब बराबर हो जाएगा दोस्तों 3q का क्या है, होल क्यूब अर्थात 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, और q है तो q की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 अर्थात q का क्यूब। या a क्यूब बराबर हमें किस रूप में लिखना है दोस्तों, 9m के रूप में। तो इसे हम किसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे दोस्तों, 9 के गुणनफल के रूप में अर्थात 9 गुणे 9। जब हमने इसमें से निकाल लिया तो कितना बचेगा, 9 त्रिक 27 अर्थात 9 गुणे 3q क्यूब। अब 3q क्यूब को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, m मान लेंगे, क्योंकि यह क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हमें 9m प्राप्त हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, इसको हम क्या मान लेंगे, m। यहाँ लिख देंगे चूंकि हमने m बराबर क्या मान लिया है, 3q का क्यूब, इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 1। इस प्रकार हमने पहले पूर्णांक को निकाल करके उसका घन करके 9m प्राप्त कर लिया है। अब दोस्तों r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हम 9m प्लस 1 प्राप्त करेंगे। उसके बाद r बराबर 2 रखेंगे तो 9m प्लस 8 प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कर लेते हैं। चूंकि अब क्या रखेंगे दोस्तों, r बराबर 0 हम रख चुके हैं, तो अब जाकर r बराबर 1 रखेंगे। तो r बराबर 1 रखने पर किस में रख रहे हैं दोस्तों, इस समीकरण में। तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर 3q है तो 3q प्लस r के स्थान पे कितना रख देंगे दोस्तों, 1 रख देंगे। अब कहा गया है घन करने के लिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a का घन अर्थात a का क्यूब, और यहाँ पर 2 अंकों का योगफल है तो इसका होल क्यूब हो जाएगा अर्थात 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पर क्या लगेगा दोस्तों, a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या होता है, चूंकि a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यह वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब अर्थात 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब अर्थात 1 का क्यूब प्लस क्या होता है फार्मूले में 3ab, तो 3 गुणे a के स्थान पे क्या है 3q गुणे b के स्थान पे क्या है 1 और होता है कोष्टक में a प्लस बी अर्थात 3q प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने फार्मूले पर रख दिया है। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब अर्थात 3 का आपस में 3 बार गुणा तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और q का पावर 3 तो वैसे ही रहेगा प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1 होगा प्लस इसका गुणा हो जाएगा 3 त्रिका 9q और 9q का 1 में करेंगे तो 9q ही आएगा और कोष्टक में क्या है दोस्तों 3q प्लस 1, तो इसको हमने नोट कर लिया। या a क्यूब बराबर हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9q का दोस्तों दोनों में गुणा हो जाएगा 9q का 3q में करेंगे कितना होगा 9 त्रिक 27 q स्क्वायर प्लस 9q का 1 में करेंगे तो 9q ही आएगा। ठीक है दोस्तों, या a क्यूब बराबर हो जाएगा, पहले हम q वालों को लिख लेते हैं और जो प्लस 1 है इसे हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q और प्लस दोस्तों क्या बच गया 1 बच गया। इसे दोस्तों हमें किस रूप में लिखना है 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है। हमारे पास 1 है, इसे किस रूप में बनाना है 9m के रूप में बनाना है। तो इसमें से 9 हम बाहर निकाल लेंगे अर्थात कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा उस पूरे को m मान लेंगे। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 9m प्लस 1 के रूप का हमें लिखना है। तो 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा दोस्तों 9 त्रिक 27 ना, तो 3 आ गया और q का क्यूब तो इसको नोट कर लेंगे प्लस 9 त्रिक 27 3q का स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 अर्थात केवल क्या बचेगा दोस्तों q बचेगा प्लस 1 है तो प्लस 1 हमने नोट कर लिया। अब ये दोस्तों क्या है पूरा पूर्णांक है तो इसे हम क्या मान लेंगे स्मॉल m। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9, इसको हमने मान लिया m प्लस क्या है 1, ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि इसको हमने क्या मान लिया है m मान लिया है अर्थात m बराबर हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्या है दोस्तों q है। तो इस प्रकार दोस्तों r का मान 0 रख करके भी हमने हल कर लिया, 1 रख के भी हल कर लिया। अब r का मान 2 रख कर हल करेंगे तो 9m प्लस 8 आ जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों r का मान 2 रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि r बराबर 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, किस समीकरण में हम रख रहे हैं इस वाले समीकरण में। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब दोस्तों हमें a का मान पता चल गया है अर्थात धनात्मक पूर्णांक पता चल गया है। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है बट सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोनों पक्षों का घन करने पर कर देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी यही फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे यहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों इसके आगे हल कर लेते हैं। क्या है हमारे पास a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा यही वाला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो क्या हो जाएगा दोस्तों a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब अर्थात पहले का क्यूब तो 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab अर्थात 3 इंटू a के स्थान पे क्या है दोस्तों 3q गुणे b के स्थान पे क्या है 2
और कोष्टक में a प्लस बी अर्थात 3q प्लस 2। अब क्या होगा दोस्तों, इसे हल कर लेते हैं। a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब है, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है अर्थात 2 का आपस में 3 बार गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18q, तो आ गया है 18q। और क्या है दोस्तों 3q प्लस 2, या a क्यूब बराबर हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q का दोस्तों दोनों में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 18 तियां 54, क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों q का स्क्वायर प्लस 18q का 2 में गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36q। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर हमें क्या चाहिए दोस्तों, अब 9m प्लस 8 चाहिए, तो हमारे पास 8 प्राप्त हो गया है, तो 8 को सबसे बाद में लिख लेंगे, अर्थात पहले q वाले को लिख लेते हैं, तो 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q और दोस्तों प्लस 8। हमें क्या चाहिए 9m प्लस 8, तो दोस्तों इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसे हम m मान लेंगे और प्लस 8 तो हमारे पास है ही, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 9 त्रिक 27 अर्थात 3q का क्यूब प्लस 9 छक 54 अर्थात 6q का स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 अर्थात 4q प्लस क्या है दोस्तों 8, तो प्लस 8। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे दोस्तों m मान लेंगे, अर्थात a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 इंटू m प्लस क्या है 8। यहाँ लिख लेंगे चूंकि m बराबर हमने क्या मान लिया है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि यह क्या है दोस्तों एक पूर्णांक है, तो 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है दोस्तों, इसे मान लेंगे समीकरण 3। तो दोस्तों समीकरण 1 से हमने प्राप्त किया a क्यूब बराबर 9m जो कि पहला वाला था, समीकरण 2 से हमने प्राप्त किया a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 जो कि दूसरा था, और समीकरण 3 से दोस्तों हमने प्राप्त किया a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 जो कि तीसरा था। इस प्रकार दोस्तों हमने सिद्ध कर दिया है, तो अब अंत में लिख देंगे अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या कहा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों आशा करते हैं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 10 के लिए गणित का प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों आशा करते ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, तथा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।